प्रणाम आप सभी को। तो कल की कक्षा में हमने प्रतिशत की परिभाषा जानी थी और उसे भिन्न में कैसे परिवर्तित करते हैं या फिर भिन्न को प्रतिशत में कैसे परिवर्तित करते हैं और उसे निकालने के कुछ नियम भी जाने थे। तो पहले एक बार हम कल का रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे का पढ़ेंगे। तो कल की कक्षा में हमने ये चारों जो नियम है वो हमने पढ़े थे कि हम किसी भी साधारण दशमलव को या फिर भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, या फिर हमें प्रतिशत की राशि दी गई हो तो हम उसे भिन्न में कैसे बदलेंगे या दशमलव में कैसे बदलेंगे। फिर उसके बाद हमने तीसरा नियम भी पढ़ा था कि किसी संख्या को अगर हमें कोई संख्या दी हुई है और उसका हमें y प्रतिशत ज्ञात करना है, तब हम कैसे निकालेंगे और किस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और जब एक राशि की दूसरी राशि से तुलना करने पर प्रतिशत निकाला जाता है तो कैसे निकालते हैं। ये चारों चीजें हम कल पढ़ चुके हैं। तो आज की कक्षा में हम इससे आगे का पढ़ेंगे, लेकिन ये जो तीसरा वाला जो नियम है आपको ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की कक्षा में हम जितने भी प्रश्न करेंगे वो इसी नियम पर आधारित प्रश्न होंगे। तो चलिए आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम और नियमों के विषय में जानेंगे। ये दो नियम हैं। जब हम किसी भी राशि में अगर वृद्धि होती है या फिर कमी होती है तो उसको अगर हम प्रतिशत के रूप में ज्ञात करना चाहते हैं तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसी के नियम को आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रतिशत वृद्धि का नियम जान लेते हैं कि ये होता कैसे है। तो प्रतिशत वृद्धि का नियम है जितने भी वृद्धि हुई है, जितने भी रुपए की या जितनी भी राशि की वृद्धि हुई है उसे हम ऊपर लिखते हैं और उसके नीचे बटे में लिखते हैं प्रारंभिक राशि। जो उसकी प्रारंभिक राशि थी वो हम लिखते हैं और क्या करते हैं, हम 100 से उसमें गुणा कर देते हैं। तो हमारी जितनी भी प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो वो हम यहाँ पर हमें मिल जाती है। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है कि अगर हमें प्रतिशत में कमी निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो प्रतिशत में कमी निकालने के लिए हम पहले जितनी रुपयों की कमी हुई है, जितनी राशि की कमी हुई है वो हम लिखेंगे। उसके बाद में हम बटे में लिखते हैं प्रारंभिक राशि और फिर हम करते हैं गुणा 100। तो ये दो जो है वो हमारे नियम हो गए, सूत्र, तो जिनका प्रयोग अभी हम प्रश्नों में आगे देखेंगे। अब हम इनसे संबंधित प्रश्न करते हैं जिससे आपको ये जो सूत्र है वो ज्यादा समझ में आएगा। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि चीनी का मूल्य 38 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 42 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, तो उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। जैसे अब चीनी का मूल्य कितना है, अभी 38 रुपए प्रति किलोग्राम अभी है, लेकिन फिर वो क्या हो जाता है, बाद में उसमें वृद्धि हो जाती है, कितनी, 42 रुपए हो जाता है वो मूल्य। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है कि उसका जो मूल्य वो बढ़ा है वो कितने प्रतिशत की उसके मूल्य में वृद्धि हुई है। अब इसे कैसे जानेंगे, वो हम उस सूत्र का प्रयोग करेंगे जो अभी हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कितने रुपए की, कितनी राशि की वृद्धि हुई है चीनी के मूल्य में। तो चीनी के मूल्य में हम क्या करेंगे, जो हमारी अंतिम मूल्य है क्या है, 42 रुपए है। पुराना मूल्य क्या था, 38 था। तो उसमें से हम क्या करेंगे, 42 में से हम 38 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारी वृद्धि। तो हमारी वृद्धि कितने रुपए की हुई है, 4 रुपए की क्या है वृद्धि हुई है चीनी के मूल्य में। अब हमें ज्ञात करना है कि प्रतिशत में कैसे निकालेंगे कि कितने प्रतिशत की, क्योंकि अभी तो ये रुपए मूल्य में आएगी ना, 4 रुपए की वृद्धि हुई है, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत में। तो हम उस सूत्र का प्रयोग करेंगे जो अभी हमने पढ़ा था कि वृद्धि बटे में लिखते हैं हम प्रारंभिक राशि और फिर हम कर देते हैं 100 से गुणा। तो अब वृद्धि की जगह पर हम लिख लेंगे यहाँ पर 4। प्रारंभिक राशि यानी जो चीनी का प्रारंभिक मूल्य था वो कितना था, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना था, 38 रुपए।
तो हम यहाँ पर लिख देंगे 38 रुपए। फिर हम क्या करेंगे, 100 से गुणा। अब आपको इसे साधारण तरीके से सॉल्व करना है और आपका उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे 2 से विभाजित करते हैं, तो ये 2 बार और ये 19 बार। अब इसका कर देते हैं हम 2 का 100 से गुणा, तो ये हो जाता है 200/19। अब ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका भिन्न वाले रूप में, लेकिन आपको क्या करना है, आपको तो प्रतिशत में चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो आपका आया है 200/19, इससे क्या करेंगे हम, 19 से 200 को भाग कर देंगे, तो जो हमारा उत्तर आएगा वही क्या होगा, प्रतिशत मूल्य होगा। अब 19 से अगर हम 200 को विभाजित करेंगे तो ये आएगा हमारा 10.5, यानी 10.5% की क्या है, चीनी के मूल्य में वृद्धि हुई है। तो जो चीनी का मूल्य है वो हमारा कितना हुआ, 10.5% की उसमें वृद्धि हुई है। तो आपको ये प्रश्न समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि ये कैसे किया हमने। तो जो हमारा चीनी का मूल्य था वो पहले कितना था, 38 रुपए प्रति किलोग्राम, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, उसमें बढ़कर 42 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। तो अब हमें इस प्रश्न में क्या ज्ञात करना था कि उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो प्रतिशत में वृद्धि ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ज्ञात किया कि कितने रुपए की वृद्धि हुई या कितनी राशि की वृद्धि हुई। तो हमने देखा 42 में से अगर हम 38 को माइनस करते तो हमारा आता 4 रुपए। तो चीनी के मूल्य में 4 रुपए की वृद्धि हुई। अब यही वृद्धि हमें क्या है, प्रतिशत में ज्ञात करनी है, तो हम सूत्र का प्रयोग करेंगे जो अभी हमने पढ़ा था। तो वृद्धि बटे प्रारंभिक राशि गुणा 100, तो ये जो है वो हमारा सूत्र था, इसी का प्रयोग करके हमने निकाल लिया कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो वृद्धि की जगह पर हमने 4 रखा, और प्रारंभिक राशि कितनी थी हमारी, चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना था, 38 रुपए गुणा 100। अब इसको हमने 2 से विभाजित किया, तो ये कितना आया, 2, ये यहाँ पर बचा 19। फिर 2 का 100 से गुणा करके 200/19। अब फिर हमने 19 से 200 को विभाजित कर दिया, तो कितना आया, 10.5। तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई हमारे में, 10.5% की जो वृद्धि हुई है। अब हम देख लेते हैं इसका दूसरा सूत्र, जो हमने अभी पढ़ा है कि प्रतिशत में अगर हमें कमी ज्ञात करनी हो, अगर हमें, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी वृद्धि की तरह ही है, ऊपर कमी लिखते हैं हम, उसके बटे में प्रारंभिक राशि, फिर हम कर देते हैं गुणा 100। अब इससे भी संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं हम। तो इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति का वेतन 8,100 रुपए से घटकर 7,200 रुपए हो गया। उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई। अब इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत में कमी ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, उसी तरह से करेंगे जैसे अभी हमने पिछला वाला जो प्रश्न किया है उसी तरीके से करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या ज्ञात करना है कि कितने रुपयों की कमी हुई। पहले हम रुपयों में कमी निकालेंगे, फिर प्रतिशत में उसको सूत्र में लगाकर बदल देंगे। तो 81,100 में से हम 7,200 को हम माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1,100 रुपए जो है वो 900 रुपए की क्या है हमारी जो है वो उसके वेतन में कमी हुई है, 900 रुपए की कमी हुई है। तो अब ये क्या आ गया हमारा, रुपयों में मूल्य आ गया, लेकिन हमें क्या करना है, इसे प्रतिशत में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, वही सूत्र लगाएंगे कि हमें यहाँ पर कमी बटे प्रारंभिक राशि या फिर प्रारंभिक वेतन, दोनों समान ही है, गुणा 100। तो अब अगर हम इस सूत्र में ये जो हमारा आया है इसे रख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। लगाते हैं, तो कमी कितने रुपयों की हुई है, 900 रुपयों की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 900।
फिर उसके बटे में प्रारंभिक राशि या फिर प्रारंभिक वेतन भी हम कह सकते हैं कि उसका पहले वेतन कितना था, 8100 रुपए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 8100 रुपए। फिर हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे 100 से गुणा। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, इसका हमारी जितनी भी कमी हुई है वो क्या आ जाएगी, इसकी निकल कर आ जाएगी। तो हम इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो हमने काट दिए। फिर 9 से अगर हम 81 को काटें तो ये 9 बार जाएगा। फिर ये कितना आ जाएगा, 100/9। अब 100/9 आ गया तो हम क्या करेंगे, 9 से 100 को विभाजित करेंगे। इतनी ऊपर जाने के लिए मेरा छठा पड़ गया। तो हम क्या करेंगे, 100 को 9 से विभाजित करेंगे। अगर हम इसमें भाग देते हैं तो ये कितना आएगा हमारा, 11.1%। तो जो हमारा मजदूर है उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 11.1, यानी लगभग 11% की उसके वेतन में कमी की गई है। तो ये दूसरा वाला प्रश्न भी हमने कर लिया कि अगर हमें प्रतिशत में कमी ज्ञात करनी है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत है? तो अब हम आगे चलते हैं। अभी हमने ये दोनों प्रश्न किए, ये जो हमने सूत्र पढ़े थे उसके अनुसार। अब हम आगे के 2 सूत्र हैं हमारे, वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो आगे के जो 2 सूत्र हैं वो हैं हमारे कि अगर हमें कोई भी एक संख्या दे रखी हो और उसमें कोई प्रतिशत की कमी हो रही हो, कितने भी प्रतिशत की कमी हो रही हो, तब हम नई संख्या कैसे निकालेंगे या फिर नया मूल्य कैसे निकालेंगे। जैसे आप अभी गर्मी है तो आप पंखा लेने गए मार्केट में, तो वहां पर जो पंखा है उसकी प्राइस है 1000 रुपए। लेकिन वहां पर एक ऑफर चल रहा है कि उसमें 20% क्या है, आपको कम कर कर दिया जा रहा है कि जो पंखे का मूल्य है 1000 रुपए, उसमें क्या है, आपको 20% की छूट हो रही है, यानी 20% आपको कम कर कर मिलेगा। तो अब आप नई राशि कैसे निकालेंगे कि आपको कितने रुपए देने चाहिए उसको, जो आपका 20% जो आपको मिला है डिस्काउंट, तो उसे काटने के बाद आपको कितने रुपए देने हैं। तो वो हम इस सूत्र से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो अभी हम देख लेते हैं कि जैसे आपने अभी मतलब एक उदाहरण लिया अभी हमने कि पंखे का मूल्य कितना था, 1000 रुपए। तो उसमें कमी कितनी हुई, 20% की कमी हुई। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक सूत्र दिया हुआ है आपको कि आपको 100 माइनस वाई, वाई क्या है, जितने प्रतिशत की कमी हुई वो, फिर उसके बटे में क्या लिखना है आपको, 100 गुणा एक्स। एक्स क्या है, जो आपकी प्रारंभिक मूल्य था। जैसे पंखे का मूल्य था 1000, तो यहाँ पर हम गुणा 1000 लिख लेंगे। तो 100 माइनस, जैसे 100 माइनस वाई, वाई यानी हमारा पंखे पर कितनी हमें डिस्काउंट मिल रहा था, छूट मिल रही थी 20% की, तो यहाँ पर 20 लिख लेंगे। फिर बटे में हम लिखेंगे 100 गुणा जो हमारा पंखे का मूल्य है वो यहाँ पर हम गुणा में लिख देंगे। तो पंखे का मूल्य कितना था, 1000 रुपए, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसे साधारण तरीके से सॉल्व कर लेना है। तो 100 से अगर हम 1000 को काटें तो ये यहाँ पर 10 बचेगा। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये जो नीचे वाला बटे वाला जो हर वाला जो हमारा 100 है, उससे हम जो अंश में ये जो 100 लिखा हुआ है इसे नहीं काट सकते, क्योंकि इस 100 में से ये 20 माइनस हो रहा है। अगर यहाँ पर ये 100 गुणा 20 होता तब हम कर सकते थे, लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर माइनस है, तो हम इसे यहाँ पर नहीं काट सकते। अब हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 में से 20 हमने माइनस किया तो 80, और यहाँ पर क्या बचा, 10। 80 गुणा 10, तो यहाँ पर हमारा पंखे का मूल्य कितना आ गया, 800 रुपए। तो अब आपको कितने रुपए देने होंगे, 800 रुपए अब आपको देने होंगे 20% की कमी होने पर। अगर वो वृद्धि कहता कि पंखे के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है, तब आप क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो आपने 100 जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर इसमें 20 को प्लस कर देते,
क्योंकि कमी में आपने यहाँ पर घटाया था, लेकिन जब वृद्धि होगी तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। फिर ये क्या आता, तब यहाँ पर ये 100 से तो ये 1000 कट ही जाता, 10 बचता। यहाँ पर ये आता 120 गुणा 10, यानी कि 1200 रुपए फिर आपको देने पड़ते अगर पंखे के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती। तो ये दोनों सूत्र अभी हमने समझ लिए हैं। अब इनसे संबंधित हम प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही एक प्रश्न देखा था कि चीनी के मूल्य में हमारी पहले प्रारंभिक चीनी का मूल्य कितना था, 38 था, फिर बाद में बढ़कर क्या हो गया था, 42 रुपए हो गया था। तो हमें उसमें क्या निकालना था, हमें उसमें प्रतिशत वृद्धि निकालनी थी कि चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब ये जो प्रश्न है ये उसी प्रश्न पर आधारित है, बस आपको समझना है कि ये कैसे है। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि 1 किलोग्राम चीनी की कीमत 42 रुपए है। तो 1 किलोग्राम चीनी की कीमत कितनी है, 42 रुपए है। यदि किसी अवसर पर, यानी कोई एक त्योहार चल रहा है, यानी अवसर है, उस पर क्या है, चीनी की कीमत में 10.5 यानी 10.5% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तब चीनी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब चीनी का नया मूल्य क्या होगा, ये प्रश्न तो उसी जैसा है जैसा अभी हमने पंखे वाला जो उदाहरण लिया था प्रश्न का, उसी जैसा है कि चीनी के मूल्य में कितनी हुई, 10.5% की जो है वो कमी हो गई। तो अब चीनी का मूल्य क्या होगा, तो वो आपको ज्ञात करना है। लेकिन ये जो प्रश्न है वो हमारा सबसे पहले जो प्रश्न हमने ज्ञात किया था उस पर ही आधारित है। कैसे है, अब वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने उस प्रश्न में कहा था कि चीनी का मूल्य कितना है, 38 से 42 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया था। तो हमें क्या निकालना था, प्रतिशत में वृद्धि निकालनी थी, और वो प्रतिशत में वृद्धि हमारी कितनी आई थी, 10.5% आई थी। लेकिन इस प्रश्न में हमें क्या कहा गया है, हमें कमी दी हुई है कि चीनी का मूल्य कितना है, 42 है। अब उसमें क्या है, 10.5% की कमी हो गई। तो अब चीनी का नया मूल्य कितना होना चाहिए, तो जो चीनी का नया मूल्य आएगा वो आएगा हमारा 38 रुपए, क्योंकि उस प्रश्न पर ही आधारित ये प्रश्न है, तो 38 रुपए ही आएगा। क्योंकि जब उस प्रश्न में हमारा 38 से 42 रुपए हुई थी चीनी की मूल्य, तो 10.5% की वृद्धि हुई थी। अगर हम 42 रुपए में 10.5% की कमी कर दें तो 38 रुपए ही तो आना चाहिए चीनी का मूल्य, 38 रुपए प्रति किलोग्राम आना चाहिए। तो वो ही हम इस प्रश्न में करेंगे। कैसे हम 38 रुपए निकालेंगे, तो हमें क्या करना है, इसमें सूत्र लगाना है जो अभी हमने पढ़ा था प्रतिशत में कमी वाला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा चीनी का मूल्य है कितना है, 42 है, और उसमें वृद्धि कितनी हुई है, 10.5। तो यहाँ पर हम साधारण से सूत्र लगाएंगे वो वाला कि 100 कमी हुई है तो माइनस कर देंगे 10.5 बटे में 100 गुणा जो हमारी चीनी की प्रारंभिक मूल्य थी वो कितनी थी, यहाँ पर अभी 42 है, तो हम यहाँ पर 42 लिख देंगे। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 38 रुपए चीनी का मूल्य आएगा। हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं आता है या नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 100 है यहाँ पर अभी भाग में है, बटे में है, तो यानी ये इसमें भाग में है। अब अगर हम इस 100 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर अगर हम 42 से 100 का गुणा करेंगे तो 4200 यानी 4200 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें कि 10.100 में से 10.5 को हमें माइनस कर देना है। तो अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये कितना आएगा, 10 ये आएगा, यहाँ पर हम प्लस में लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 110.5।
0.5 लेंगे। अब इसे आपको सॉल्व कर लेना है, तो ये क्या आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाकर हम यहाँ पर एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब हम 1000 से अगर इसको भाग देंगे, 1105 से अगर हम इससे भाग देंगे, तो ये कितना आएगा हमारा 38.00। जीरो का तो कोई मतलब है नहीं, तो क्या आ जाएगा 38 रुपए। तो अब जो चीनी का नया मूल्य है वो क्या है, हमारा 38 रुपए है। ठीक है, तो ये क्या आया हमारा 38 रुपए ही चीनी का मूल्य आ गया, जो हमने पहले वाले प्रश्न में आपको पहले ही बता दिया था। अब हमने दूसरा सूत्र पढ़ा था कि अगर वृद्धि हो तो हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। अब वृद्धि वाला भी प्रश्न हम कर लेते हैं इसमें। तो वृद्धि वाला प्रश्न क्या है कि एक एलसीडी की कीमत कितनी है, 28,000 रुपए है। यदि उसकी कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एलसीडी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या ज्ञात करना है, एलसीडी का नया मूल्य ज्ञात करना है। ये बिल्कुल उसी प्रश्न पर है जो अभी हमने पंखे वाले प्रश्न का उदाहरण लिया था। आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 28,000 रुपए क्या था, उसका प्रारंभिक मूल्य था। फिर उसमें क्या हुई, 20% की वृद्धि हो गई, यानी 100 + 20। फिर हम क्या लिखते हैं, इसके बटे में 100 लिख देते हैं, गुणा 28,000, क्योंकि ये उसका प्रारंभिक मूल्य था एलसीडी का, तो यहाँ पर हमने 28,000 लिख लिया। इसके बाद क्या करना है, 100 से हमें इसके 2 जीरो से हम क्या करेंगे, इसके 2 जीरो को हम काट देंगे। फिर यहाँ पर क्या रह जाएगा, हमारा 280 बचेगा। फिर यहाँ पर ये 100 और 20 मिलकर 120 और गुणा कर देंगे हम 280 से। जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तब आपको क्या मूल्य मिलेगा, यहाँ पर 33,600 रुपए क्या है, हमारी एलसीडी का नया मूल्य हो जाएगा। क्या वृद्धि, 20% की वृद्धि होने के बाद। अब ये जो प्रश्न है, ये अभी हमने क्या किया, सूत्र का प्रयोग करके हमने इस प्रश्न को निकाला है। लेकिन ये जो प्रश्न है, एक और तरीके से क्या है, ये निकाला जा सकता था। वो तरीका क्या है, अभी हम देख लेते हैं। कि आप यहाँ पर 28,000 लिखें। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 20% की वृद्धि निकालनी है, यानी गुणा 20/% का चिन्ह हम हटाकर क्या लिखते हैं, हर में 100 लिख देते हैं, बटे में ये हमने कल जाना था। तो अब अगर हम यहाँ से भी अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, हमारा यही उत्तर आएगा। कैसे, वो अभी हम देख लेते हैं। कि 100 से हमने क्या किया, इसका 1 जीरो हमने काट दिया। अब यहाँ पर जो 10 बचा, इसके 1 जीरो से हमने इसका 1 जीरो काट दिया। तो अब यहाँ पर क्या बचा, 2,800। अगर हम 2,800 का गुणा 2 से करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 5,600 आएगा। तो ये क्या हो गया, 20% मूल्य आ गया किसका, 28,000 का हमने क्या निकाला, 20% मूल्य निकाला। अब क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, तो हम क्या करेंगे, 28,000 में 5,600 को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो जो हमारा मूल्य आएगा वो क्या हो गया, 33,600 आएगा। 8 और 5 13 और यहाँ पर 3। तो जो हमारा मूल्य आया वो कितना आया, 33,600 ही आया, जो हमने पहले ही निकाल लिया था। लेकिन ये वाला जो हमने उत्तर निकाला था, ये सूत्र का प्रयोग करके निकाला था। लेकिन ये कैसे निकाला है, ये हमने ट्रिक से निकाला है। लेकिन ये जो ट्रिक है ये हमेशा काम नहीं करती, क्योंकि जब बड़े बड़े प्रश्न आप बाद में अभी हल करेंगे तब ये जो आपको सूत्र का ही प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर आप इस ट्रिक का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको इस जैसा कोई साधारण प्रश्न मिल जाए तो वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको ज्यादातर सूत्र का ही प्रयोग करना है, जिससे आपको ये याद हो जाएगा। तो आज की कक्षा में हमने ये चारों जो हैं सूत्र हमने और नए 4 सूत्र पढ़े हैं। कल की कक्षा में भी हमने क्या 4 सूत्र पढ़े थे, और आज की कक्षा में भी हमने 4 सूत्र पढ़ लिए हैं। तो अब तक हमारे परसेंटेज में 8 फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। उनसे आधारित हमने प्रश्न भी किए हैं।
और कल हमने गृह कार्य भी उन पर आधारित दिया था। आज भी हम गृह कार्य आपको देंगे तो आप जरूर उसे कीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, जो भी हमने ये जो 8 सूत्र पढ़े हैं प्रतिशत के, उन सभी से संबंधित प्रश्न यानी कि मिक्स करके हम क्या करते हैं, उन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। जो हम अभ्यास प्रश्न है वो हम कर लेते हैं। तो अब हम अभ्यास प्रश्न करेंगे, जो हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है उससे संबंधित प्रश्न। तो पहला प्रश्न है इसमें कि यदि किसी धनराशि के 65% का मान 6.50 है तो वह धनराशि कितनी है। यहाँ पर आपको कहा गया है कि अगर आपके पास कोई धनराशि है और उसका 65% आप निकालते हैं तो वो कितना आता है, 6.50 यानी 6.5 रुपए आता है। यानी आपके पास रुपए हैं और उसका अगर आप 65% निकालते हैं तो कितना रुपए आपके पास आता है, 6.5 रुपए आपके पास आते हैं। तो वह धनराशि कितनी है, तो आपको क्या निकालना है, वो धनराशि निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे वो आप देख लीजिए। इसमें हम उस सूत्र का प्रयोग करेंगे जो सूत्र हमने कल पढ़ा था, जिससे संबंधित हमने प्रश्न ज्यादा नहीं किए थे कल, लेकिन आज उस सूत्र का प्रयोग हम करेंगे। जितने भी प्रश्न करेंगे हम, उसमें से ज्यादातर प्रश्न उसी सूत्र पर आधारित होंगे। और वो सूत्र है क्या है, जो हमने सूत्र कल पढ़ा था, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि वो सूत्र था क्या। तो वो सूत्र ये वाला सूत्र था, तीसरा वाला। ये मैंने अभी आज की कक्षा जब प्रारंभ हुई थी तब भी मैंने आपसे कहा था कि इस सूत्र का प्रयोग आज की कक्षा में हम करेंगे जब अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो आपको ये वाला जो सूत्र है याद रखना है कि जब हमें किसी भी संख्या का y% निकालना हो, यानी कि हमें कोई संख्या दे रखी हो और उसका अगर हमें प्रतिशत निकालना हो, तब हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो अभी जो हमने जो प्रश्न पढ़ा वो भी इसी सूत्र से निकलेगा, लेकिन कैसे निकलेगा वो अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, हमारे पास कोई एक धनराशि है तो हम उसे क्या है, x मान लेते हैं। उसमें क्या हुआ है, 65% की वृद्धि हुई है, यानी जो हमारा y है वो क्या है, 65% है। अब हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है, यानी हमारे पास कितनी धनराशि है, तो हम वो निकालेंगे इसी सूत्र का प्रयोग करके। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर सूत्र लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र था। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह हम x ही लिखा रहने देंगे। अब y की जगह हमें क्या दिया हुआ है, 65% है, क्योंकि उसके मान में 65% की वृद्धि हुई है। तो y की जगह हम क्या लिखेंगे, 65 बटे में हम लिख लेंगे 100। अब यहाँ पर ये जो बराबर का चिन्ह है, इसके इधर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे 6.50 रुपए। अब हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि हम इस सूत्र का प्रयोग जब तो इस सूत्र का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमें किसी संख्या का प्रतिशत निकालना हो। जैसे हमें कोई धनराशि दे रखी है, उसका हमें 65% निकालना था, तो हम क्या करते हैं, इस सूत्र का प्रयोग करते। लेकिन अब हमें क्या दिया, उसका मान दे रखा है कि इस संख्या का 65% कितना होगा, 6.50 रुपए होगा। तो हम क्या लिख लेंगे, उससे बराबर में लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको गुणा करना है 100 का इससे। 100 का अगर ये जब आप इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 650, क्योंकि 2 पॉइंट यहाँ पर है, दोनों इधर चला जाएगा पॉइंट, तो ये 650 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 65 है वो क्या है, गुणा में है। जब हम इस 65 को इधर लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, यानी बटे में लिख जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 65। अब हम 65 से अगर 650 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 10। यही है हमारा उत्तर, ऑप्शन बी। तो क्या है, ये हमारा सही हो जाएगा। तो हमें क्या उत्तर मिला इस प्रश्न का, 10 रुपए। यदि हम 10 रुपए का 65% निकालें तो वो कितना होगा, 6.50 रुपए के बराबर ही होगा।
तो ये हमारा इस सूत्र पर आधारित प्रश्न हो गया। तो ये सूत्र आपके बहुत काम आने वाला है, इसीलिए आप इसे याद रखिएगा। अब हम दूसरा प्रश्न हल कर लेते हैं इससे कि यदि आपको कोई संख्या दी हुई है, ये प्रश्न भी हमारा पहले वाले प्रश्न पर ही आधारित है, तो ये भी उसी तरीके से निकलेगा जैसे अभी हमने पिछला वाला प्रश्न किया था। तो यदि आपको क्या है, कोई एक संख्या दे रखी है x, उसका 30% कितना है, 72 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी क्या है, आपको वही सूत्र प्रयोग करना है जो अभी हमने किया था, x गुणा y बटे 100। यहाँ पर हम बराबर में क्या लिखते हैं, जो हमारा उत्तर दिया हुआ है, यहाँ पर हमें 72 दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम इस सूत्र में लगाएंगे ये सभी वैल्यू x की और y की, तो हमें 72 मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 72 को लिख लेंगे। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पर x ही लिखा रहने देंगे। अब y की वैल्यू हमें क्या दी है, 30%, क्योंकि हमें x का कितना ज्ञात करना है, 30% ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 30% हम यहाँ पर लिखेंगे, बटे में 100 बराबर 72। अब क्या करेंगे हम, अभी जो हमने किया कि यहाँ पर 100 का जो गुणा है वो हम क्या करेंगे, 72 से कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 720। 720। अब यहाँ पर 30 क्या है, गुणा में है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 7200 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो है, तो यहाँ पर 2 जीरो लगेंगे, तो 7200। अब 30 जो है क्या है, गुणा में है, यहाँ जाएगा तो भाग में, यानी हर में लिखा जाएगा वो। अब 30 से अगर हम इसे 720 को भाग देंगे, विभाजित करेंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 0 से हम 0 काट देते हैं, 30 से हम इसे देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 240। तो जो हमारा उत्तर है वो आ गया ऑप्शन बी, यानी 240 क्या है, हमारी x की वैल्यू है। यदि हम 240 का 30% ज्ञात करें तो वो कितना होगा, 72 होगा। तो हमने ये प्रश्न भी हल कर लिया। तो ये प्रश्न भी क्या था, उसी सूत्र पर आधारित था। ये सूत्र आपके बहुत काम आने वाला है, इसीलिए आप इसे याद रखिएगा। इसीलिए आज हम इस सूत्र पर आधारित ही प्रश्न कर रहे हैं। अब तीसरा प्रश्न है ये हमारा, जो हमने आज की कक्षा में पढ़ा है उस पर ही आधारित ये क्या है, हमारा तीसरा प्रश्न है। तो इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी कितनी है, 15% की वृद्धि हो गई। यानी जो व्यक्ति हुआ है, एक दैनिक जो मजदूरी है उसकी क्या है, 15% में उसकी वृद्धि हो गई। उस व्यक्ति को प्रतिदिन 230 रुपए मिलने लगे, तो वृद्धि से पूर्व उसकी दैनिक मजदूरी कितनी थी। तो जो हमें क्या निकालना है, इसमें हम प्रतिशत में वृद्धि वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे और उस प्रश्न को हम निकाल लेंगे। इसमें हमारा जो सूत्र लगेगा वो लगेगा कि 100 प्लस y बटे 100 इंटू एक्स। एक्स क्या है हमारा, जो उसको अब मजदूरी मिलने लगी। तो हमें क्या है, ये x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x क्या है, हमारा प्रारंभिक मूल्य, यानी उससे पहले कितने रुपए मिलते थे वो हमें क्या है यहाँ पर निकालना है। तो अब यहाँ पर इस प्रश्न में भी हम क्या करेंगे, जो हमारा ये जो बराबर वाला चिन्ह है, इससे हम यहाँ क्या लिखेंगे, 230। क्योंकि जब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, अगर हमें उसकी प्रारंभिक वेतन मजदूरी जो हमें दी हुई होती, तो हम क्या करते, अगर हम इस सूत्र में उसे प्रारंभिक मजदूरी को लिखते और 20% यहाँ पर लिखते, तो हमें क्या मिलता, 230 ही तो मिलता, क्योंकि ये उसकी बाद की वो है मजदूरी है। तो अब हमें क्या निकालना, उसकी प्रारंभिक मजदूरी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसे बराबर में लिख लेंगे। तो 230 बराबर 100 में अगर y की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो y की वैल्यू क्या है, 15% है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 115 बटे 100 गुणा x। अब हमें क्या करना है, ये जो 100 है हमारा, इससे क्या करेंगे हम, 100 से 230 को गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 2300 बटे 115।
x यहाँ पर आ जाएगा। अब हम ये 115 से अगर 2300 को विभाजित कर लें तो हमारा जो उत्तर है वो आ जाएगा। कर लेते हैं। तो ये कितनी बार जाएगा, यहाँ से 2 बार ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 115 का अगर हम 2 से गुणा करें 230 आएगा। तो ये कितनी बार कटेगा, 200 बार। तो उस जो मजदूर को जो उसकी प्रारंभिक मजदूरी थी वो कितनी थी, 200 रुपए उसकी प्रारंभिक मजदूरी थी। तो ये प्रश्न भी हमने हल कर लिया। अब कैसे किया ये एक बार हम फिर से जान लेते हैं। तो इस प्रश्न में हमसे क्या कहा गया था कि एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में क्या है, 15% की वृद्धि की गई है। तो फिर 15% की वृद्धि होने के बाद उस व्यक्ति को क्या है, 230 रुपए प्रतिदिन मिलने लगे। तो उसकी जो वृद्धि से पूर्व, यानी जब तक उसके वेतन में, उसकी मजदूरी में 15% की वृद्धि नहीं हुई थी, तब उसकी मजदूरी क्या थी, तो वो हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना था। तो वो हमने ज्ञात कर लिया। ये कि जब हमें प्रतिशत ज्ञात करना हो या फिर किसी वृद्धि होने पर नई संख्या ज्ञात करनी हो, तो वो हमने सूत्र यहाँ पर लगा लिया। तो हमने यहाँ बराबर में 230 लिखा, क्योंकि उससे हमने नई मजदूरी तो हमें दी हुई है, तो वो हमने यहाँ पर बराबर में लिखा। और फिर 100 में हमने क्या किया, जो उसकी प्रतिशत थी वो हमने प्लस की, 115 आ गया बटे में 100, गुणा में हमने x रहने दिया, क्योंकि उसकी क्या थी, पुरानी मजदूरी थी, वो हमें निकालनी है। उसके बाद यहाँ पर जो 100 था वो क्या था, भाग में था। हम उस 100 को इधर ले गए तो वो क्या हो गया, गुणा में हो गया। तो 230 से हमने जब 100 का गुणा किया तो वो कितना हो गया, 23,000। 23,000 हो गया। अब 23,000 को जब हमने 115 से विभाजित किया, 115 से हमने 230 को विभाजित कर दिया तो वो 2 बार गया, बाकी की ये 2 जीरो लग गए, तो वो कितना आया, 200 रुपए। तो उस मजदूर की मजदूरी क्या थी, 200 रुपए उसकी प्रारंभिक मजदूरी थी, जब तक उसके वेतन में 15% की वृद्धि नहीं हुई थी। अब इस प्रश्न को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमें यहाँ पर दिया होता कि एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 15% की वृद्धि की गई और उसकी पूर्व मजदूरी क्या थी, 200 रुपए थी। यहाँ पर जो है हमें 230 की जगह अगर हमें यहाँ पर 200 दिया होता कि उसकी पूर्व दैनिक मजदूरी क्या थी, 200 थी, तो अब 15% की वृद्धि होने के बाद उसकी नई मजदूरी क्या होगी या फिर नई दैनिक मजदूरी क्या होगी, तो वो हमें निकालना होता। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर रखते तो हमें वो उत्तर मिल जाता। हम यहाँ पर करके भी देख लेते हैं। तो हमें क्या मिलना चाहिए, 230 यहाँ पर हमें मिलना चाहिए। तो वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो 230 हम यहाँ पर लिखेंगे, ये हमें आना चाहिए। तो 100 + 15 बटे 100। अब हम गुणा में क्या लिखेंगे, 200, क्योंकि हमें अब प्रश्न हमने बदल लिया है, हमें दी हुई है उसकी पुरानी यानी पूर्व वाली उसकी मजदूरी दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, हम इसका जो है वो 2 जीरो से इसके 2 जीरो हम क्या कर देंगे, काट देंगे। फिर अब यहाँ पर 2 बचा, तो ये 115 गुणा 2 यानी 230। ये जो हमारा उत्तर है 230 आ चुका है, यानी उसकी जो नई मजदूरी होगी वो क्या होगी, 230 होगी। और वो ही यहाँ पर है प्रश्न में, 230 है। तो यानी कि ये जो हमारा उत्तर है 200, ये बिल्कुल सही है। हमने ये प्रूव भी कर लिया। तो ये प्रश्न हो चुका है हमारा। अब हमारा क्या है, अंतिम प्रश्न बचा हुआ है, उसे भी हम कर लेते हैं। तो जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो है कि यदि किसी संख्या का 20% क्या है, 120 हो, तो उस संख्या का क्या है, 120% कितना होगा। तो हमें इसमें ज्ञात करना है कि हमें एक कोई संख्या दी हुई है जिसका 20% क्या है, 120 है। फिर हमें क्या ज्ञात करना है, उस संख्या का 120% ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस प्रश्न में भी हमारा वही वाला सूत्र लगेगा जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, यानी प्रथम कक्षा में जो हमारा तीसरा सूत्र था। आपको याद आ गया होगा कि वो सूत्र क्या था, कि जब हमें किसी संख्या का प्रतिशत निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं। तो वही सूत्र हम इसमें प्रयोग करेंगे।
तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, वो संख्या जो है हमें यहाँ पर दी नहीं हुई है, किसी संख्या का 20% हमें 120 दिया हुआ है। अगर ये प्रश्न इतना होता तब भी आप इसे हल कर पाते, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी हम हल करके आए हैं। तो हम मान लेंगे कि जो संख्या है वो क्या है, हमारी x है। माना हमने कि वो जो संख्या है वो हमारी x है। अब x का जो हमारा 20% है, x का हमारा 20% क्या है, 120 है। तो अब हम इसमें वो सूत्र का प्रयोग करेंगे कि x गुणा y की जगह हम रखेंगे 20% बटे 100 गुणा, सॉरी गुणा नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर 120, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया हुआ है 120। अब हम क्या करेंगे, इसको साधारण तरीके से हम इसे हल कर लेंगे। तो 100 का गुणा हम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12,000। अब यहाँ पर 20 क्या है हमारा गुणा में है, तो यहाँ जाकर क्या होगा, ये भाग में हो जाएगा, यानी बटे में लिख जाएगा। अब इसके एक जीरो से इसका एक जीरो, 2 से हम इसे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 600। अब हमारा क्या आ गया, x का मान कितना आ गया, 600 आ गया। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। फिर हमसे क्या कहा गया था, अब हमने प्रश्न यहाँ तक सॉल्व कर लिया कि यदि किसी संख्या का 20% क्या है, 120 हो, तो हमें उस संख्या का क्या ज्ञात करना है, 120% ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पर क्या है, वो संख्या ज्ञात कर ली कि 600 है वो संख्या। अब 600 का 120% हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, ये तो बहुत ही आसान है, हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो 600 गुणा 120 बटे 120% हटाकर हम यहाँ पर लिख देते हैं 100। इसके 2 जीरो से हमने क्या किया, इसके 2 जीरो हमने काट दिए। अब यहाँ पर क्या बचा, 6। अब 120 का हम 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 720। तो अब इसका जो हमारा अंतिम उत्तर है वो क्या है, 720 है। 600 क्या था, 600 हमारी उस संख्या थी, x जो है वो उसका मान था 600। जो हमें संख्या नहीं दी हुई थी वो हमने 600 निकाली, लेकिन हमसे प्रश्न में क्या कहा गया था, उस संख्या का 120%। तो उस संख्या का 120% कितना आया, 720। तो आज की कक्षा में हमने 4 नए सूत्र हमने क्या है पढ़े, प्रतिशत से ही संबंधित 4 सूत्र पढ़े और उनसे संबंधित प्रश्न भी किए। मैं इन सूत्रों को फिर से रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आप दोबारा से इनको ना भूलें। हम कल भी इनको दोबारा से पढ़ेंगे ताकि आपको याद रहे। तो सबसे पहला सूत्र हमने पढ़ा था कि अगर हमें कोई राशि दे रखी हो और उसमें हमें क्या ज्ञात करना हो, प्रतिशत में वृद्धि ज्ञात करनी हो या फिर प्रतिशत में कमी ज्ञात करनी हो, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसमें वृद्धि निकालेंगे कि कितनी राशि या फिर कितने रुपयों की वृद्धि हुई है। फिर वृद्धि के बटे में हम लिख लेते हैं प्रारंभिक राशि गुणा 100। तो इससे क्या निकलती है, हमारी प्रारंभिक वृद्धि। अगर हमें कमी ज्ञात करनी हो तो वृद्धि की जगह हम क्या लिख लेते हैं, कमी लिख लेते हैं और प्रतिशत कमी हम ज्ञात कर लेते हैं। उसी तरह हमने दूसरा सूत्र पढ़ा था कि हमें यदि किसी संख्या, हमें कोई संख्या दे रखी हो और उसका हमें 22% में कमी या फिर वृद्धि हो, यदि उसमें कितनी भी प्रतिशत की कमी हुई हो या फिर वृद्धि हुई हो, तब हमें क्या है, नई संख्या ज्ञात करनी हो। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हमने वो पंखे वाला उदाहरण भी लिया था, तो आपको ये सूत्र भी समझ में आ गए होंगे। तो हमें यहाँ पर 100 माइनस, अगर हमें कमी ज्ञात करनी हो तो माइनस y यानी जो हमें प्रतिशत में कमी हुई है, बटे 100। अब ये बटे में 100 कैसे आया वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए कि ये जो हमें कमी है वो हमें प्रतिशत में दी हुई है। जैसे 25% की कमी हुई थी हमें पंखे को खरीदने पर, तो जो ये प्रतिशत का चिन्ह हटाकर हम क्या लिखते हैं, बटे में 100 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, वही कार्य किया कि हमने बटे में 100 लिख लिया। अब गुणा x क्या है, उसकी प्रारंभिक राशि है कि पहले उसका मूल्य कितना था। तो इस तरीके से हमने ये भी सूत्र पढ़ लिया। अगर हमें वृद्धि निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, y को प्लस कर देंगे, तो हम क्या कर लेंगे, वृद्धि को ज्ञात कर लेंगे। और फिर उससे संबंधित हमने कुछ प्रश्न भी किए। तो आज की कक्षा में हमने बस इतना ही पढ़ा। आज हम होमवर्क, आपको होमवर्क वाले सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप होमवर्क कर सकते हैं और इसका लिंक
आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।